हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 7 पर दिए गए अनुच्छेद 1.4.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.12 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें दिया गया है कि एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा ले लें और उसे चित्र 1.6 जो कि आपकी किताब में पेज 7 पर है कि ए चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लें। इसमें एक उपकरण दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है और उसके नीचे एक बर्नर है और बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ रखी है। साथ ही साथ एक थर्मामीटर लोहे के स्टैंड से लटका दिया गया है जो कि बर्फ़ को छू रहा है या बर्फ़ में डूबा हुआ है या कहीं स्पर्श कर रहा है। और इस प्रकार जब हम बर्फ़ में थर्मामीटर को लटकाते हैं तब थर्मामीटर का तापमान नोट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे बर्नर के द्वारा बीकर को गर्म करने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बर्फ़ बर्नर से ऊष्मा प्राप्त करके पिघलने लगती है। हम इस दौरान भी थर्मामीटर से ताप को नोट कर लेते हैं। जब हम नोट करते हैं तो हम पाते हैं कि यह ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन है। इस ताप को हम 273 केल्विन भी कहते हैं, जिस ताप पर बर्फ़ पिघलती है। यदि हम लगातार बीकर को गर्म करते रहते हैं, ऊष्मा देते रहते हैं, तो बर्फ़ भी लगातार पिघलती रहती है और हम थर्मामीटर के ताप को इस दौरान देखते रहते हैं। हम देखते हैं कि ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर ही स्थिर है। मैंने अभी यह बताया आपको कि बर्फ़ जिस ताप पर पिघलना शुरू होता है वह ताप 273.16 केल्विन होता है, जिसे सुविधा के लिए हम पूर्णांक में 273 केल्विन बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं। और सेल्सियस पैमाने में 273 केल्विन को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सेल्सियस पैमाने में जो ताप होता है उसमें 273 जोड़ने के बाद हमें वह ताप केल्विन पैमाने पर या केल्विन पैमाने में प्राप्त हो जाता है। केल्विन तापमान का जो केल्विन मात्रक है वह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मात्रक है या एसआई पद्धति का मात्रक है।
जब हम लगातार बर्फ़ को गर्म करते रहते हैं तो बर्फ़ लगातार पिघलती जाती है और इस दौरान हम थर्मामीटर से ताप को नोट करते रहते हैं और एक समय आता है कि पूरी बर्फ़ पिघल जाती है और जल में बदल जाती है। हम इस ताप को भी थर्मामीटर के द्वारा नोट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब तक बर्फ़ पिघलती रहती है तब तक थर्मामीटर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर स्थिर रहता है और बर्फ़ जब पिघलना शुरू करती है तब भी यही ताप रहता है। इसके बाद यदि हम प्राप्त जल को और गर्म करते हैं तो उसके लिए आपकी किताब में चित्र 1.6 जो कि आपकी किताब में पेज 7 पर है का जो बी चित्र है, वह जब बर्फ़ जल में बदल जाता है या हम कहें कि जल को गर्म करने से संबंधित जो चित्र है वह चित्र 1.6 का बी चित्र है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहले जैसे ही उपकरण व्यवस्थित है, थर्मामीटर लटका हुआ है और जल में डूबा हुआ है या जल को स्पर्श कर रहा है। साथ ही साथ इसमें एक कांच की छड़ भी है जो जल को हिलाने के काम आती है और बर्नर के द्वारा उस जल को गर्म किया जा रहा है। ये स्टूल है 3 पैर वाला, जिसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं अंग्रेजी में, जिस पर बीकर रखा हुआ है। जब जल को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसको ऊष्मा प्राप्त होती है। यदि हम बर्फ से बने हुए जल को गर्म कर रहे हैं तो पहले जब तापमान हम नोट करते हैं थर्मामीटर का तो हम पाते हैं कि वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या हम कहें कि 273 केल्विन है। और जैसे जैसे हम ऊष्मा देते जाते हैं या गर्म करते जाते हैं बीकर को, वैसे वैसे जल का तापमान बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब पूरा जल जो कि बीकर में होता है वह उबलने लगता है। इस उबलने की क्रिया को ही हम क्वथन कहते हैं और इस ताप को जब हम थर्मामीटर के द्वारा नोट करते हैं तब हम पाते हैं कि वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिसे हम केल्विन पैमाने में अगर व्यक्त करना चाहें तो 100 में 273 जोड़ते हैं और उसके फलस्वरूप हमको 373 प्राप्त होता है और इस प्रकार केल्विन पैमाने में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 373 केल्विन बोलते हैं या पढ़ते हैं। तब हम पाते हैं कि जो क्वथन की क्रिया जल में हो रही होती है वह 373 केल्विन पर होती है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। क्वथन को अंग्रेजी में बॉइलिंग कहते हैं और हम जब लगातार इस जल को गर्म करते रहते हैं तब हम देखते हैं कि जल वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और इस दौरान भी थर्मामीटर का ताप स्थिर रहता है, वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बना रहता है और बदलता नहीं है।
और यह क्रिया तब तक होती रहती है, अर्थात उबलने की क्रिया और थर्मामीटर का तापमान का स्थिर रहना, ये दोनों ही तब तक होते रहते हैं, तब तक बने रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा जल वाष्प में नहीं बदल जाता। अर्थात बीकर में रखे हुए जल को वाष्प में बदलने के दौरान, या बीकर में रखे जल के वाष्प में बदलने के दौरान जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन ही बना रहता है। जैसे जब बर्फ पिघल रही थी तब बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना हुआ था। ठीक उसी प्रकार जब जल उबल रहा होता है, अर्थात क्वथन की क्रिया हो रही होती है, तब भी तापमान स्थिर रहता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। अब यदि हम इस क्रियाकलाप को समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जब हम ठोस पदार्थ अर्थात जो बर्फ थी उसके ताप को जब हम बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और गतिज ऊर्जा के बढ़ने से कणों की जो कंपन की गति होती है वह भी बढ़ जाती है और वो अधिक तेजी से गति करने लगते हैं या कंपन करने लगते हैं। और इस दौरान जो ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा ठोस पदार्थ को दी जाती है वह ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे कमज़ोर करने में खर्च होती है या उसे हराने में खर्च होती है, कम करने में खर्च होती है। एक तरह से ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसमें और दी गई ऊष्मीय ऊर्जा में युद्ध सा होता है और एक दूसरे को पराजित करने की जद्दोजहद होती है। और इसमें जब हम लगातार ऊष्मा देते रहते हैं तो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वह कमज़ोर पड़ने लगता है, और जिसके कारण कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह इतना कम हो जाता है कि कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वह बढ़ जाता है पहले की अपेक्षा। ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसकी अपेक्षा रिक्त स्थान बढ़ जाता है और ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उससे कम आकर्षण बल हो जाता है। और इस प्रकार कण काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो जाते हैं और एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि कण इतने स्वतंत्र हो जाते हैं और उनके बीच का रिक्त स्थान इतना अधिक हो जाता है कि ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। और किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना ही गलन या संगलन कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न की स्पेलिंग होती है FUSION, फ्यूज़न कहते हैं। और यह क्रिया अर्थात संगलन या गलन की क्रिया जिस ताप पर होती है उसे हम उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। और ठोस पदार्थ का गलनांक
हमें यह बताता है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल कितना है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी सामर्थ्य कितनी है। यदि ठोस पदार्थ का गलनांक अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक है, और यदि गलनांक कम है तो हम यह कह सकते हैं कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम है। बर्फ का गलनांक 273.16 डिग्री केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने में हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, हमें यह ध्यान रखना है। सेल्सियस पैमाने में हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, परंतु केल्विन पैमाने में हम डिग्री केल्विन ना बोलकर केवल केल्विन बोलते हैं। और 273.16 केल्विन को ही हम अपनी सुविधा के लिए पूर्णांक में 273 केल्विन बोलते हैं, जिसे सेल्सियस पैमाने में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। जब गलन की क्रिया हो रही होती है या संगलन की क्रिया हो रही होती है, अर्थात ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल रहा होता है, उस दौरान तापमान समान बना रहता है, अर्थात स्थिर रहता है। यह हम लोगों ने अपने क्रियाकलाप में पाया था। उसका ऐसे में हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये जो दी गई ऊष्मा है वह चली कहाँ जाती है। बर्फ़ को दी गई, लेकिन बर्फ़ का तापमान उस दौरान नहीं बढ़ता है और बर्फ़ पिघलती रहती है। तो ये जो बर्फ़ को दी गई ऊष्मा होती है वो बर्फ़ अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और वो ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा जो हमने बर्फ़ को दी और बर्फ़ ने अवशोषित कर ली, वह बर्फ़ में एक तरह से छुपी रहती है। इसी कारण हम इसे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि यह बर्फ़ में गुप्त रूप से छुपी रहती है, या गुप्त रहती है या छुपी रहती है। इस आधार पर हम बर्फ़ की संगलन या गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, को परिभाषित कर सकते हैं। बर्फ़ की या किसी अन्य ठोस पदार्थ की जो संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा होती है, उसे यदि हम परिभाषित करें तो आप देख रहे होंगे आपकी किताब में दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन या गलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी ठोस पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। यह परिभाषा आपको समझ लेनी है अच्छी तरह से। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस ठोस पदार्थ की संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर हम गलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं, या संगलन या गलन की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आप जानते होंगे कि बर्फ़ का जो ताप होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन होता है। अर्थात ठोस अवस्था में यदि हम उसका ताप ज्ञात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हमें मिलेगा।
और जब हम उसको जल में यानी द्रव में परिवर्तित करते हैं, द्रव में बदलते हैं, तब हमें जो जल प्राप्त होता है उसका तापमान भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन होता है। तो इस प्रकार हम यदि दोनों के कणों की ऊर्जा के बारे में अनुमान लगाएं, एक तो जल के कणों की ऊर्जा के बारे में और दूसरा बर्फ के कणों की ऊर्जा के बारे में, दोनों के दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन तापमान पर हैं। जल भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और बर्फ के कण भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। अब अगर हम कणों की ऊर्जा के बारे में बात करें तो आप यह कहेंगे कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, तो आप कहेंगे कि बर्फ के कणों की ऊर्जा कम है और जल के कणों की ऊर्जा अधिक है। क्यों? क्योंकि जब हमने बर्फ के कणों को ऊष्मीय ऊर्जा दी तब जाकर के वह जल के कणों में परिवर्तित हुआ या बदला, और साथ ही साथ तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहा उस दौरान। बर्फ के जल में बदलने के दौरान तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहा। यह हमने क्रियाकलाप 1.12 में से जाना है। और जो ऊष्मा या जो ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ के कणों को दी गई वह उसमें समाहित हो गई, उसी के द्वारा बर्फ के कणों के द्वारा अवशोषित हो गई, और सिर्फ इतना हुआ कि जो बर्फ के कण थे जो कि ठोस अवस्था में थे वह द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर जल के रूप में हमें प्राप्त हो गए। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा वास्तव में गई कहाँ? वह ऊष्मीय ऊर्जा जो बर्फ के कणों को दी गई वह बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल था उसे तोड़ने में, उसे कमज़ोर करने में खर्च हो गई, और उसे आकर्षण बल को कमज़ोर करने में, बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा था उसे कमज़ोर करने में खर्च हो गई, और इस प्रकार वो जल के कणों में विद्यमान रहती है, छुपी रहती है। और इसी कारण हम कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जो जल के कणों की ऊर्जा है, उसी तापमान पर अगर हम बर्फ के कणों की ऊर्जा की बात करें तो उससे अधिक होगी। अब आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसा क्यों है। अब हम यदि जल को लगातार ऊर्जा देते जाते हैं, जैसा कि हमने आगे दूसरे चित्र के अनुसार क्रियाकलाप 1.12 में देखा था, तो उस दौरान क्या होता है, जल द्रव अवस्था में होता है, उसमें कण स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन इतने स्वतंत्र नहीं होते कि वो बर्तन को छोड़कर भाग जाएं या उड़ जाएं आसानी से। वाष्पन की क्रिया उस दौरान जरूर होती है लेकिन बहुत धीमी गति से होती है। अतः जब हम जल को गर्म करने लगते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा देने लगते हैं, तब उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ने लगती है और उनकी गति तीव्र होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो जल की सतह से बाहर वातावरण में आने लगते हैं, अर्थात वाष्प में बदलने लगते हैं, या जल है इसलिए हम कह सकते हैं कि भाप में बदलने लगते हैं या जलवाष्प में बदलने लगते हैं। और इस प्रकार उनके बीच, जल के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वह इतना कम हो जाता है कि हम कहते हैं कि ना के बराबर हो गया है। और ना के बराबर कणों के बीच आकर्षण बल होने के कारण कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और उनके बीच जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह भी बहुत अधिक हो जाता है। और इस प्रकार जो द्रव होता है, जो कि यहाँ पर हमने जल लिया है द्रव के रूप में, वह गैस में बदलने लगता है या वाष्प में बदलने लगता है। और जिस ताप पर जब वायुमंडलीय दाब हो, वायुमंडलीय दाब होने पर
जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है या क्वथन की क्रिया करने लगता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और क्वथनांक पूरे द्रव में होने वाला गुण है द्रव का, अर्थात क्वथन की जो क्रिया होती है, क्वथन की जो क्रिया है वो पूरे द्रव में होती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वथन जो है वो पूरे द्रव में होने वाली क्रिया है या पूरे द्रव में होने वाला गुण है। और इस कारण हम यह कह सकते हैं कि इस क्वथनांक पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है। और यदि हम लगातार द्रव को ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा देते रहते हैं तो एक समय सारा का सारा द्रव वाष्प में बदल जाता है। और इस प्रकार इस दौरान तापमान क्वथनांक के बराबर ही बना रहता है। जल के लिए जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यदि हम उसे केल्विन में व्यक्त करें तो आपकी किताब में दिया भी है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273-100। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में आप 273 जोड़ें तो वह 373 केल्विन हो जाता है। और इस प्रकार जल के लिए जो क्वथनांक है उसे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन कहेंगे। अब हम यदि जिस प्रकार हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था, उसी प्रकार यदि हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करें। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यहाँ पर क्यों शब्द हमने प्रयोग किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जल को हम गर्म कर रहे थे और वह वाष्प में बदल रहा था या गैसीय अवस्था में बदल रहा था, तब तापमान स्थिर रहा, तब तापमान स्थिर था। और तापमान स्थिर रहता है और ऊष्मीय ऊर्जा हम लगातार देते जाते हैं, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा जाती कहाँ है? कहीं ना कहीं जाके छुप जाती है द्रव में, और द्रव में जाकर छुप जाती है, इसीलिए हम उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया हो रही थी, इसीलिए हम उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इससे पूर्व संगलन या गलन की क्रिया हो रही थी, इसलिए हमने उसे नाम दिया था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। और हम यहाँ पर चूँकि वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, इसलिए हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा उसको कहेंगे। अब आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो हमने ऊष्मा दी वो गई कहाँ? तो यहाँ पर भी वह ऊष्मा जो द्रव के कण थे उनके भी जो आकर्षण बल था उसे तोड़ने में ये ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा खर्च होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो द्रव वाष्प में बदला है वह उसके अंदर जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वह समाई हुई है वाष्प में या गैसीय अवस्था में जो कण हैं उनमें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जो भाप है या वाष्प है, उसके कणों में उसी तापमान पर जो पानी के कण होते हैं या द्रव के जो कण होंगे उनकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। यह आप समझ गए होंगे। यह एकदम उसी प्रकार से है जैसा कि हमने बर्फ़ के कण और जल के कणों की ऊर्जा की तुलना की थी उनके गलनांक पर, और वैसे ही यहाँ पर भी हम द्रव के क्वथनांक पर भाप के कणों की या वाष्प के कणों की ऊर्जा की तुलना द्रव अवस्था या पानी के कणों की ऊर्जा से कर सकते हैं। और हम यह कहेंगे कि जो वाष्प के कणों की ऊर्जा है उसी तापमान पर यानी
373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। और इसका कारण आप जानते हैं कि भाप के कणों में वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो अतिरिक्त ऊष्मा है उसमें, और वो भाप के कणों ने या वाष्प के कणों ने या गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं उनके अंदर अवशोषित होती है या समाई हुई होती है। इसी कारण गैसीय अवस्था के कणों की ऊर्जा अधिक हो जाती है। यहाँ पर एक रेखाचित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, दिखाया गया है कि ठोस अवस्था को जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव अवस्था में जब कोई भी पदार्थ होता है तो उसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और जब गैसीय अवस्था में पदार्थ होता है उसे अगर हम शीतल करें अर्थात ठंडा करें, अर्थात उसका ताप कम करें, तो वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है उसे और शीतल करें और ठंडा करें और उसका ताप कम करें, तो एक समय ऐसा आता है कि वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार क्रियाकलाप 1.12 से हम लोगों ने यह जाना या हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं या निष्कर्ष ज्ञात कर सकते हैं कि तापमान बदलने पर हम पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।